हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो आज इलेक्ट्रिक आपका ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद जो है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर नियर ए चार्ज ऑन इंक्रीज द, ऑप्शन ए है चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो है एक अनचार्ज कंडक्टर जो है किसी चार्ज कंडक्टर के पास रख दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए चार्ज है और ये अनचार्ज है, ये चार्ज है हमारा, ये अनचार्ज है, इसको इसके पास रख देंगे तो जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, यानी चार्ज के जो इस पर ज़्यादा बढ़ेगा तो पास वाली जो प्लेट रखी रहेगी इस पर इंडक्शन के दौरान चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, तो फिर इस पर जितना चार्ज हम मैक्सिमम दे सकते थे, अब कुछ चार्ज जब यहाँ चले गए तो यहाँ पे कुछ और चार्ज हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कि इंडक्शन के कारण जो है कुछ चार्ज यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तो इतना और चार्ज यहाँ दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन बी वाला जो है सही हो जाएगा कि इसकी जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्या, चार्ज कैपेसिटी। ठीक है, चार्ज कंट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। पेपर कंडेंसर इज ऑलवेज पोलराइज्ड, यूजुअली फिक्स्ड वैल्यू, इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर, और चौथा क्या है, ए वेरिएबल कंडेंसर। तो देखिए, पेपर कैपेसिटर की बात कर रहा है। पेपर कैपेसिटर का यूज ज़्यादातर सिंगल फेज मोटर की जो छोटी रेटिंग की फाइन होती हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए पेपर कैपेसिटर, इसमें देखिए कागज़ जो है फोल्ड किया रहता है। ठीक है, तो इसे हम वेरी तो करा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होता है। जो भी हम अपना जो है इसमें वो इम्प्रेगनेटेड पेपर यूज़ करते हैं, यानी ऑयल जो पेपर में मिला देते हैं, वो तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि हम ऊपर के जो प्लास्टिक का खोल होता है इसे तो हम चेंज करेंगे नहीं, बार बार इसे खोल के कुछ अंदर कोई प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह जो है बिहेव नहीं करेगा, तो ये यूजुअली फिक्स्ड हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूजुअली फिक्स्ड कैपेसिटर की तरह ये बिहेव करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है? माइका कैपेसिटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो माइका कैपेसिटर में लगभग सभी होते हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसमें नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टेबल ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, लॉसेज भी इसमें कम होते हैं। हम आपको बताए थे कि जहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू, लो लॉसेज, स्टेबल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे माइका कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। और लो लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, ये वाला देखिए डिफर लग रहा है बिल्कुल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइका के बारे में और बता दूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी पे तो माइका का यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए एयर कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि एयर कभी सैचुरेट नहीं होती, इसलिए लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉसेस जो होती हैं कैपेसिटर में वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉसेस बढ़ेगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इस अनसेचुरेटेड कंडीशन में रखें तो लॉसेस कम हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। A variable capacitor of 100 microfarad carries charge of 0.35 microcoulomb. The capacitance is subsequently reduced to 40 picofarad. The voltage appearing across the capacitor after reduction of its capacitance will be। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए। पहले एक कैपेसिटर है हमारा जिसकी जो रेटिंग है वो 100 माइक्रोफेरेड की है। ठीक है, अब उसे क्या कह दिया है ये कि उसमें जो चार्ज है आपका वो कितना है, 0.35 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है 40 पिकोफैरेड। ठीक है, 40 पिकोफैरेड, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10⁻⁻12 हो जाएगी।
तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए कि कह रहा है कि इस पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, उसकी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, उसे बताना है कि कितना वोल्टेज होगा। तो आप इसे इस तरह सॉल्व करिएगा। देखिए पहले तो आप यहाँ से निकालिए इसका वोल्टेज, पहले वाले का, पहले का वोल्टेज क्या होगा, Q/C, ठीक है। इस फार्मूले से पहले का वोल्टेज आप निकालेंगे और उसी हिसाब से दूसरे का भी निकालना है। तो अब मान लीजिए पहले का वोल्टेज भी निकल गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 के, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेटर से निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब यहाँ पे वोल्टेज निकल जाएगा तो यहाँ पे आप वो रख दीजिएगा V1/V2 इक्वल टू C2/C1, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो ये वोल्टेज निकालिएगा और ये वोल्टेज हमें निकालना रहेगा V2, तो इसकी वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे C2 की वैल्यू रखेगा यानी 40 पिकोफैरेड और C1 की वैल्यू रखेगा कितना, 100 माइक्रोफैरेड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यहाँ से V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, लगभग यही आएगा, पहला ऑप्शन 8750, ठीक है। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। 155 क्या कह रहा है आपका, ए पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, द प्लेट ऑफ विच आर 4 mm अपार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है। क्या कह रहा है कि वोल्टेज जो अप्लाई होता है V इक्वल टू 400 वोल्ट आपका दे रखा है और डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखा है, जो अपार्ट है वो 4 mm है, यानी 4 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, V/D, ठीक है। वोल्ट पर mm में इसे हम व्यक्त करते हैं। तो अब वोल्टेज की वैल्यू रखिए यहाँ पे 400 और यहाँ पे रख दीजिए 10 × 10⁻³ तो -3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 kV पर mm निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही करिएगा आप, 400/4, 4 से 4 कैंसिल, 100 हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 10⁴ यहाँ जाएगा 3, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यही आके निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, फॉर ए गुड 0.05 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ओम मीटर रीडिंग शुड बी, ठीक है। एक ओम मीटर से इसकी टेस्टिंग की जाती है कैपेसिटर की, कहने का मतलब ये है। तो ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है, ठीक है। इसके टर्मिनल यहाँ निकले हैं, इसे हम ओम मीटर से टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस बताए ओम मीटर, उसका जो पेन है वो तुरंत जो है इनफाइनाइट कंडीशन पे मूव करना चाहिए, तब ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। सो लो रेजिस्टेंस मोमेंटरली एंड बैक ऑफ टू वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, सो हाई रेजिस्टेंस मोमेंटरली एंड देन वेरी लो, तो ये गलत है। गो क्विकली 50 ओम अप्रॉक्सीमेटली एंड रिमेन देयर, नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन नीचे के गलत हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे आपको डिनोट करेगा कि इनके बीच जो है इंसुलेशन मीडियम ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है, द ओम मीटर रीडिंग फॉर ए शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर इज, ठीक है। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0, इम्पीडेंस 0, तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि ये 0 हो जाएगा हमारा इम्पीडेंस, वही ये कह रहा है, ठीक है। ओम मीटर की रीडिंग जो है वो 0। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर इन इट। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कैपेसिटर हैं, इनमें सबसे कम एनर्जी कौन स्टोर करेगा। तो पहला देखते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है, सी की वैल्यू जो दे रखा है 20 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ठीक है। जबकि वी की वैल्यू दे रखा है 400 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है, 1 माइक्रोफैरेड दे रखा है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दिया है, कितना, यहाँ पे कर दिया है 5 kV कर दिया है, ठीक है, किलो वोल्ट में होगी। अब देखिए वोल्टेज यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन तीसरे वाले पे हम देखेंगे तो 600 पिकोफैरेड है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 15 kV हो गई है।
और बी वाला क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोरेज इज विल बी सेम। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स के डिफरेंट वैल्यू के हैं, तो यहाँ पे सेम तो हो नहीं सकती। तो अब देखिए यहाँ पे ये 600 जो आपको दिख रहा है ये पिकोफैरेड में है, यानी 600 में हमें 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी काफ़ी कम हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ CV² होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे 15 kV का, लेकिन जब उसमें इससे जो है 10⁻⁻12 इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये सबसे कम एनर्जी स्टोर करेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 159 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, माइका कैपेसिटर आर अवेलेबल इन कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ 5 to 20 माइक्रोफेरेड। दूसरा कह रहा है एयर कैपेसिटर हैव ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फॉइल, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मस्ट कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी, ठीक है। ये देखो हमें करेक्ट ऑप्शन मिला, क्योंकि ये डीसी कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये डीसी पे यूज होता है और डीसी की पोलैरिटी हमेशा फिक्स रहती है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। इसे जो है रॉन्ग पोलैरिटी में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बर्न आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसे करेक्ट पोलैरिटी में ऐड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सा, सी वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं, 160 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में अभी बताया था कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो हमारा होता है वो माइका कैपेसिटर होता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हो गया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एयर कैपेसिटर भी दिया है, ये होती है जहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात होती है, यानी मेगाहर्ट्ज़ में जब बात आएगी तो वहाँ पे हम एयर कैपेसिटर को प्रीफर करेंगे ताकि लॉसेस जो है वो कम हो। दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज जनरली मेड टू प्रोवाइड। तो लो कैपेसिटेंस, फिक्स्ड कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, और चौथा क्या कह रहा है, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पोलैरिटी होती है फिक्स होती है, जब पोलैरिटी फिक्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके अंदर जो स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी होती है मैं बता चुका हूँ ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये डीसी पे यूज होता है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पोलैरिटी फिक्स होती है। क्योंकि अगर रॉन्ग पोलैरिटी में हम ऐड कर देंगे तो इससे डिस्चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा हीट इंड्यूस होगी, जिससे ये बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की वैल्यू लार्ज होती है कंपेयर टू पेपर, माइका, इन सब के कंपेयर में इसकी ज़्यादा होती है कैपेसिटी, और पोलैरिटी फिक्स होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है, इन ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में, कंस्ट्रक्ट इंसुलेटेड केबल्स, इंसुलेटेड द मशीनरी, ग्राउंड द फ्रेमवर्क, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो कह रहा है आपका इसमें कौन सा प्रोसेस अच्छा होगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इंसुलेट कर दिया जाए, ठीक है। अगर हमें शॉक वगैरह से बचना होता है तो हम इंसुलेशन ही यूज करते हैं, ठीक है। ग्राउंड तो करते ही हैं, ग्राउंड इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर टच हो जाए तो सारा करंट जो है ग्राउंड में जो है, कोई भी हमारा अगर कंडक्टर वायर बॉडी से टच हो तो टोटल करंट ग्राउंड में फ्लो हो जाए। इसके लिए तो हमारा ये हो गया कि जो आपका ग्राउंड फ्रेमवर्क दे रखा है, लेकिन मशीनरी को अगर इंसुलेट कर देंगे तो इससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये प्रेफर कर देंगे हम, ठीक है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है, इफ ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज देन इस थर्ड चार्ज विल बी। क्या कह रहा है, देखिए दो चार्ज हैं, ठीक है, जो सेम है, सॉरी सेम नहीं अपोजिट है, डिसिमिलर है। तो अब देखिए ये दो चार्ज हो गए हमारे, ये दोनों जो है सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज में क्या होता है, हमेशा जो है रिपल्सन फोर्स लगता है, और डिसिमिलर पे क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो मान लो अब ये सिमिलर हो गए तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब तीसरा चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है तीसरा चार्ज जो है सिमिलर नहीं है, ठीक है,
डिसिमिलर चार्ज मान लो यहाँ पे रख दिया गया। तो ये दोनों को इक्वल रेशियो से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। जब इक्वल फोर्स यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा तो बीच में स्टेबल वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन मूव टू द फील्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द टू चार्ज रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम नॉट बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये देखिए रिमेन्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहेगा, क्योंकि देखो दो डिसिमिलर हैं, ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, बीच में एक और आ गया, तो ये कुछ फोर्स यहाँ लगाएगा कुछ यहाँ लगाएगा, तो बीच में स्टेबल बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो रेटिंग है वो सेम है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल जो साम्य अवस्था में बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 164, ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई चार्ज है स्टेशनरी कंडीशन में, तो उसके ऊपर जो इसके पास क्या होता है, तो आपको पता है चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ लाइन्स यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल अकर्स इन, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, पहला ऑप्शन है इंसुलेशन, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टर, तीसरा आउटर शीथ, और चौथा क्या है यूनिफॉर्मली ऑल ओवर, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो होता है कंडक्टर पे, सबको पता है ये हमारा कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और इसके जो है इंसुलेशन पे जो है सबसे कम होगा, ठीक है। कि इंसुलेशन ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिससे जो है इससे जो है कोई भी करंट आपका लीकेज जो है वो फ्लो ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेस इंसुलेशन पे होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, ठीक है, इसमें किस तरह से वेरी करती है, क्वेश्चन इस तरह पूछना चाह रहा है। पहला क्या है, इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद मॉइस्चर कंटेंट, इज सेम फॉर ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल, नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन राइज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी मटेरियल इंसुलेटेड मटेरियल रखा है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस से बंधा होता है उसके कंपेयर में आउटर की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर रहता है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी भी आप एक्सटर्नल एनर्जी दे देंगे तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो फ्री हो जाएगा, इसलिए ये कोशिश करेगा करंट फ्लो कराने की, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इंक्रीज विद मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो आपको पता है नमी बढ़ेगी तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सी वाला क्या कह रहा है, सेम फॉर ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल, तो सबके लिए सेम नहीं होता, अलग अलग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 क्या है, इस चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम फॉर एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल फोर्स 9 × 10⁻³ न्यूटन इज नोन एज, ठीक है। तो ये देखिए ये कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अब इसका हम निकालेंगे, ठीक है, तो माइक्रो में वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। क्या होता है कि ये होता है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कि इसकी पावर घट के 3 हो गई ना, यानी -6 घटी होगी तभी तो इसलिए हम यहाँ पे माइक्रो कूलाम बी वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे प्रेफर कर देंगे। और किसके नियम से निकलता है, कूलाम के नियम से, याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो केवी पर एमएम याद होगा सबको, ये सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से थिकनेस हम बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर थिकनेस बढ़ती है तो हमारा जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो घटने लगती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग मीडियम विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो कुछ मटेरियल दिए गए हैं इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है, तो मटेरियल के नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे, ग्लास था, ठीक है, और ग्लास के साथ साथ आपका
तो वाटर है और क्या है, ग्लास है, माइका है और पेपर है। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसके, तो ग्लास आप जानते हैं ग्लास की 5 से लेके 90 तक रहता है सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, ग्लास को हम प्रेफर कर देंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 50 mm अपार्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है वो इनिशियल कंडीशन में 50 mm दूर पे रखे हैं। और फिर क्या कह रहा है, मूव क्लोज टुगेदर सो दैट दे आर नाउ ओनली 10 mm अपार्ट। फिर इन्हें आपस में जो है प्रेस करके इन्हें इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो रहती है वो 10 mm हो गई। ठीक है, कुछ फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया, इनके बीच की डिस्टेंस 10 mm हो गई। तो अब पूछ रहा है कि इनके बीच फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अब देख रहे हैं कि 5 टाइम्स हमारी जो है डिस्टेंस घट गई, तो फोर्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली है। तो 5 स्क्वायर इंटू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 25। तो 25 टाइम्स आपका जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges q1 and q2 at a distance d meter apart in proportional to the product of charge and inversely proportional to square of the distance। तो ये किसके नियम के अकॉर्डिंग है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आप ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट है q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है ये कूलम्ब्स का रूल है, तो आप सबको पता ही होगा। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है, विच ऑफ मोस्ट सुपर डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे सुपर है। पहला क्या है एयर, दूसरा क्या है ग्लास, तीसरा क्या है बैकलाइट, चौथा पेपर। तो बैकलाइट को हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसका यूज किया जाता है यूजुअली वो बैकलाइट ही है, तो इसे हम याद रखेंगे। उसके बाद पेपर वगैरह की रेटिंग थोड़ी लो होती है, इनकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 से 3 होती है, इसलिए इसका यूज़ हम कम ही करते हैं। एयर का अबाउट 1 होती है। ठीक है, और ग्लास का 5 से लेके 90 तक होती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए ग्लास का यूज हम नहीं करते हैं, बैकलाइट को हम प्रीफर कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 173, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप क्लियर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कट गया है। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए, जब डिक्रीज इंक्रीज रिड्यूस टू जीरो रिमेन सेम, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ प्लेस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी कुछ ना कुछ तो होगी, 1 2 3 4 5 कुछ तो होगी। यहाँ पे मान लो हम अप्लाई करते हैं, तो इसे हम प्लेस करते हैं तो v की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो c प्रोपोर्शनल टू q अपॉन v। ठीक है, तो v जो है यूनिवर्सली हो गया, यानी c की वैल्यू बढ़ेगी जब यहाँ पे कुछ डालेंगे हम, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कुछ ना कुछ होगी, तो वहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे घट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं डिक्रीज। ठीक है, फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज ऑन रबर और फ्लैट लेदर सरफेस इज मॉइस्चर्ड कंडक्टिव डिक्रीज ऑयल कंपाउंड डिक्रीज इन डन। तो आप देखते हैं यहाँ से आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, कंडक्टिव डिक्रीजिंग इन डन। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब यहाँ पे हम कंडक्टिव डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो है ऑलरेडी वो घट के ही मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो है घट ही जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 40 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड अक्रॉस टू 50 वोल्ट, द चार्जिंग करंट विल बी। ठीक है, लीस्ट, यानी कि चार्जिंग करंट कब सबसे कम होगी। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज हाफ चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट 25% चार्ज। और डी वाला ऑप्शन है इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियली कंडीशन में तो करंट
काफ़ी ज़्यादा होगी। जब चार्जिंग की कंडीशन में हम जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन में जो करंट जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो जो है वो घटती चली जाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन I इक्वल टू आई एम ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है, जो कि टाइम कांस्टेंट है। ठीक, अब टी की वैल्यू जब इनफाइनाइट रहेगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो करंट फाइनल कंडीशन में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में 0 रखेंगे तो करंट आई जो होगी वो आई एम के बराबर होगी, तो इसलिए इनिशियल हमारा गलत हो गया। व्हेन कैपेसिटर ऑलमोस्ट 50% चार्ज, ये भी गलत। व्हेन कैपेसिटर हाफ चार्ज, ये भी गलत। व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज, जब फाइनल कंडीशन आएगी यानी फुल चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट पे, तो करंट की वैल्यू 0 मिलेगी आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है? अ वेरिएबल कैपेसिटर इज वन हुज कैपेसिटेंस चेंज विथ टेम्परेचर, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ मैनुअली आर बाय मैकेनिकल मीन्स चेंज विद वोल्टेज। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? जिसे हम मैनुअली या किसी मैकेनिकल कोशिश करके मतलब उसे अपने या तो ऑटोमेटिक कर दें, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो टेम्परेचर, टाइम और वोल्टेज इनसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर बढ़े, वोल्टेज बढ़े या और कोई फिजिकल जो कंडीशंस हैं उनके वेरी करने से इस कैपेसिटर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब होना चाहिए जब हम मैनुअली इसे कंट्रोल करें। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ये इसकी प्लेट ये आधी रहती है, आधी प्लेट यहाँ रहती है, और इस आधी प्लेट को हम या तो पूरा इसके अंदर घुसेड़ देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो जब अंदर कर देते हैं तो कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलता है, और जब बाहर करते हैं तो कैपेसिटेंस कम मिलता है। ठीक है, ये आधी इधर रहती है, आधी इधर रहती है। वेरिएबल कैपेसिटर आप पढ़े होंगे, बीच में डायरेक्ट मीडियम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे मैनुअली जो है कंट्रोल किया जा सके। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, इन केस ऑफ लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी। तो लॉसी कैपेसिटर में सीरीज रेजिस्टेंस किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? तो भाई लॉसी कैपेसिटर है यानी आई स्क्वायर आर लॉसेज जो हो रही हैं, यानी कि लार्ज रेजिस्टेंस को हम सीरीज में इसके जो है डिनोट कर देते हैं। यानी सर्किट अगर हमें बनाना रहे तो ये कैपेसिटेंस हमारा रहेगा, इसके साथ में ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे काफ़ी लो होता तो हम पैरेलल में भी बना सकते थे, लेकिन ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे सीरीज में लगाते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर हम प्रिफर करते हैं? माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, तो सिंगल फेज में हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही लगाते हैं। तो हमारा ये सही हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है? ए कैपेसिटेंस इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, वोल्टेज, इम्पीडेंस, नन ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज चेंज का अपोज करेगा। और अगर वही बात आ जाए इंडक्टर की, तो इंडक्टर क्या करेगा? करंट चेंज का अपोज करेगा। ठीक है, अगर हमें करंट चेंज करानी है इंडक्टर के अक्रॉस तो इनफाइनाइट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर चेंज करवानी हो कैपेसिटर के अक्रॉस तो इनफाइनाइट करंट हमें फ्लो कराना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, इफ़ Q एंड C इज द चार्ज एंड कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर गिवन बाय। ठीक है, फॉर्मूला पूछा है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, जो कि किसी एक फॉर्म में जो हाफ सी वी स्क्वायर है इसी का एक अलग फॉर्म डिनोट किया गया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि सबका वर्क स्क्वायर कर दिया है, Q का भी कर दिया है, C का भी कर दिया है, तो वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी वाला। तो आप यहाँ अगर देखिए Q की वैल्यू सी वी रखते हैं C वाले में 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया सी वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में नहीं मिलेगा, यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, ए कंडेंसर सुटेबल फॉर DC ओनली। ठीक है, DC ओनली है तो फिर यहाँ पे कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा? तो
यहाँ पे पोल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, यानी पोल्ड का मतलब ये है कि उसको पोलरिटी हमेशा फिक्स रहेगी। डीसी है तो भाई डीसी की पोलरिटी कभी चेंज नहीं होती, तो फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पोल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक काम आपको बताए थे डीसी पे ज़्यादातर यूज है, इसकी रेटिंग भी ज़्यादा होती है अदर कैपेसिटर की अपेक्षा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 182। इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ स्टोर होता है? मेटेलिक प्लेट, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज मेटेलिक प्लेट, नाना दिएगा। तो आपको पता है बात है इंडक्टर की, इंडक्टर में इसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है, और बात है कैपेसिटर की तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। हाफ सी स्क्वायर होता है फार्मूला कैपेसिटर के लिए, और हाफ Li² होता है इंडक्टर के लिए। इन दोनों फार्मूला को आप याद रखेंगे। इसमें डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, यानी कि सी की वैल्यू दे देगा और आपको वी की वैल्यू दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लीजिएगा इसे इस फार्मूले का यूज करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटेंस यूजुअली एट्रीब्यूटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, लीकेज रेजिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक चार्ज, प्लेट वाइब्रेशन। ठीक है, तो हीटिंग क्यों होती है, सीधे सीधे पूछा है। हीटिंग कब होगी? जब कुछ ना कुछ उसका लीकेज रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आर अगर जीरो है तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन आर की वैल्यू कुछ होगी तो I²R कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो लीकेज रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184। टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M, L और M के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस पूछा है आपसे, इसके क्रॉस। तो इस डायग्राम में आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जहाँ पे कोशिश करिए कि हमें वो कैपेसिटर मिल जाए, वो दो कैपेसिटर ऐसे मिल जाएं जिनके दो टर्मिनल एक जगह कनेक्ट हों। तो यहाँ पे देखिए, इसका तो एक टर्मिनल यहाँ है लेकिन दूसरा यहाँ कनेक्ट है, जो इससे किसी भी प्रकार डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए यहाँ देखिए, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, दोनों बिल्कुल सीधे सीधे आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा? पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं तो 3 माइक्रोफैरड हमें मिल जाएगा। अब ये 3 माइक्रोफैरड जो हमें मिला, यहाँ पे 3, ठीक है, ये 3 जो है इसके साथ सीरीज में है 2 के साथ, तो 3 × 2/3 + 2 यानी 6/5, 6/5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब 6/5 और 1 यहाँ पे किस में है? पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 6/5 + 1 यानी कि 5, 6, 11/5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 11/5 मिल गया, तो फिर इसके सीरीज में 2 मिल गया हमें, तो 11/5 × 2/11/5 + 2। ठीक है, इसका जो आप कैलकुलेशन करिएगा फिर उसमें एक और ऐड कर दीजिएगा, ये वाला कैपेसिटर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कह रहा है? द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग मेटल। तो मतलब पूछा है, अगर ये प्लेट है, प्लेट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा था इसे हटा दिया जाता है, ठीक है, और इसमें अब क्या रख दिया जाता है? कोई कंडक्टिंग मटेरियल, तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना भाई, प्लेट जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही, प्लेट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो 185 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 186। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए डाइलेक्ट्रिक गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एटम अंडर हाई करंट, हाई वोल्टेज, वेरिएबल करंट, ब्रेकडाउन। तो आपको मैंने बताया था ब्रेकडाउन की कंडीशन ऐसी होती है कि जब इंसुलेटर जो भी जिस मटेरियल का भी बना होगा उसके आउटर, जिसमें बाहरी कक्षा में कुछ ना कुछ कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो जो है कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होगी। और ये याद रखिएगा, कभी भी न्यूक्लियस के जो पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो सबसे दूर होता है, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स इस पे ज़्यादा लगता है, आउटर पे कम लगता है। लेकिन एनर्जी की बात अगर आए तो एनर्जी आउटर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनर की, ठीक है, तभी ये दूर रहता है। अब ये दूर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और कुछ हम एक्सटर्नल एनर्जी दे दिए तो इससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई, ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो एक कंडक्टिंग सर्किट बनाने की कोशिश कर देगा, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करने लगेंगे। जब ब्रेकडाउन होता है तो कई सारे, मतलब मिलियन में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल जाते हैं और ये जो है शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। तो क्या बोला है
कि इलेक्ट्रॉन इज डाइलेक्ट्रिक गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 187। व्हेन ए कैपेसिटर अंडरगोज ए डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, तो डाइलेक्ट्रिक स्टोर एनर्जी रिडरिंग प्लेट चार्जलेस, इलेक्ट्रॉन गेट scattered, electron caused to move from one plate to another, permanent conduction path is established between plate। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मैंने आपसे अभी बताया, मान लीजिए दो प्लेट यहाँ है, इस मटेरियल का ब्रेक डाउन हो गया तो ये बिल्कुल इन्हें एक पाथ मिल गया ना करंट फ्लो होने का, तो परमानेंट कंडक्शन पाथ इस्टेब्लिश्ड बिटवीन प्लेट, तो परमानेंट पाथ यहाँ पे मिल जाएगा करंट फ्लो होने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सी बी द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंट, आई इज द करेंट, देन आई अपॉन सी बी विल हैव द यूनिट ऑफ। ठीक है, आई अपॉन सी बी की यूनिट पूछा है। अब देखिए वी क्या हमारा वोल्टेज है, आई हमारी करंट है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ये आपको याद होगा। तो सी वी की जगह बस आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, क्यू रख दीजिए, आई बाई क्यू हो गया यहाँ पे। अब आई बाई क्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टी। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी इक्वल टू एन इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है क्यू, तो ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे टी हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई से क्यू को डिवाइड कर देंगे, तो टी हमें किसकी है, डी टाइम की यूनिट है टी, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 188 यहाँ से। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 189। इफ ए करंट 2 एम्पियर पास थ्रू ए लैम्प फॉर 200 सेकेंड, द नंबर ऑफ कूलम चार्ज पासिंग थ्रू द लैम्प। तो अब देखिए क्यू की वैल्यू पूछा है आपको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 2 एम्पियर, और नंबर ऑफ कूलम दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखा है कितना, सॉरी टी की वैल्यू दे रखा है 200। ठीक है, और आई की वैल्यू देखा है 2 एम्पियर, और आपसे क्यू पूछा है, तो क्यू इक्वल टू आई टी रख दीजिए यहाँ पे, 2 इंटू 200 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, 400 कूलम चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्यू बराबर एन ई इक्वल टू आई टी, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। अ सिरेमिक एंड माइका कैपेसिटर हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन, व्हाट हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी बात आ जाए इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी डायमेंशन हमेशा जो है रेटिंग वो कैपेसिटेंस की रेंज जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सेम डायमेंशन में करेंगे तो भाई इसी की ज़्यादा मिलेगी ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा सिरेमिक। और इसका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक की बात अगर आए तो ये पोलैरिटी फिक्स होती है, डीसी पे यूज होता है। ठीक है, और इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब सिरेमिक की बात आए तो सिरेमिक की जो रिलेटिव परमिटिविटी वो होती है कितने के में होती है। ठीक है, यानी 1000 के फॉर्म में होती है, 5000 से लेके 6000 तक इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो अब जो क्यू जो सी की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू होती है एप्सिलॉन आर की, तो भाई जब एप्सिलॉन आर ज़्यादा है तो सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, तो यहाँ पे सिरेमिक की जो है ज़्यादा होगी अगर सेम डायमेंशन लिया जाता है कंपेयर करके किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक से। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सिरेमिक हो जाएगा। तो ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है और कल से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सेशन एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।